जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज के टॉपिक में करने वाले हैं सम डिडक्शन फ्रॉम द एक्सप्रेशन फ्रॉम फॉर द प्रेशर। हमें ये देखना है कि जो प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैस जो टॉपिक किया था, उस टॉपिक में जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था, जो फाइनल एक्सप्रेशन P इक्वल टू 1/3 mn/v और v स्क्वायर बार, ये जो आया था फार्मूला, इस फार्मूले को किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें प्रेशर को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं किसी अदर थिंग्स से। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग यही करने वाले हैं, सम डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर। अगर हम मान लें कि किसी गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो स्मॉल n है, अवोगाड्रो नंबर कैपिटल N है, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है और जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसका वॉल्यूम v है और उस कंटेनर में जो प्रेशर है वो P है, तो उस रेशियो उसको ध्यान में रखते हुए ये फार्मूला हमारा बनता है। और जब इस फार्मूले को हम एक्सप्लेन करेंगे तो फर्स्ट जो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उसे बोलेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। पहले हम देखें कि हम इस फार्मूले को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कैसे इसमें हम कर ला सकते हैं। तो ये फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला तो हमारे पास है। ये फार्मूला जो है P इक्वल टू क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 mn/v और b बार स्क्वायर। ये फार्मूला तो हमारे पास अब रेडीमेड हो गया। अब इस फार्मूले को एज ए रिजल्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है। और इस फार्मूले को जब आप एज ए रिजल्ट याद कर लिए तो एक चीज और आपको लगे हाथ यहीं पर बता दूं कि जो स्मॉल n है ये होता है कैपिटल N बाई, क्या होता है, एक फार्मूला होता है क्या होता है, ये कैपिटल N बाई कैपिटल M। क्या होता है, कैपिटल N बाई कैपिटल N। और N जो है वो क्या है, वो है अवोगाड्रो नंबर। क्या है, अवोगाड्रो नंबर। लेकिन हम कुछ इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट करेंगे। क्या ट्विस्ट करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल in 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस। सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए m की वैल्यू क्या रख दिया, 1 ग्राम रख दिया, तो हमारे गैस का नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो हमारे गैस का n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल N हो जाएगा। 1 ग्राम के लिए अगर हम देख लेंगे तो यही तो हो जाएगा। इसका मतलब इस फार्मूले में हम स्मॉल n को कैपिटल N से रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा बेटे, 1/3 और m और कैपिटल N मिल जाएगा और बाई v मिल जाएगा और v स्क्वायर बार मिल जाएगा। इस v का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस p के साथ, तो क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है PV इज इक्वल टू 1/3 और स्मॉल m कैपिटल N और v स्क्वायर बार, ये मिलेगा आपको। आप आइडियल गैस इक्वेशन भी तो जानते हैं, तो वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT। एक मोल के लिए सब कुछ काम हम कर रहे हैं। PV की जगह पर देखो RT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1/3 m कैपिटल N और v स्क्वायर बार, और यहां से मैं RT लिख सकता हूं ना, इसकी जगह पर PV इक्वल टू RT है तो ये लिख सकता हूं, और m और v स्क्वायर बार, और यहां से कितना हो सकता है 3 RT बाई, और कितना हो जाएगा बेटे, कैपिटल N, ये हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना जी। और आपको एक चीज तो और भी पता है ना, R/N इज इक्वल टू क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केबी की वैल्यू होती है। इस केबी की वैल्यू यहां पुट करना है आपको, m इज v स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3 और R/N की जगह पर केवी रख देना है,
Kb और ये कितना हो जाएगा T। जनरली इस Kb को हम आगे K से लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही है। तो आगे क्या हो जाएगा बेटे, m और v स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3kT, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। और 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, तो 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया तो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, हाफ एम बी बार स्क्वायर 3/2 KT मिल जाएगा। और दिस इज द काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, आप ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम E इक्वल टू भी लिख सकते हैं 3/2 KT। क्या हो जाएगा, 3/2 KT, इतना हो जाएगा। यहीं से अब हमने, हमारा जो हेडिंग है ना बेटा, हेडिंग क्या है कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। यहीं से अब हमको बताना है कि कैसे हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इसका टेम्परेचर का एनर्जी के साथ में, और हमको अब देखना भी है वही सारी चीजें। तो यहां पर एक चीज यहां पर है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हाँ एक चीज और आपको बता दें, ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये आप ध्यान में रखिएगा बेटा। द ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यहां पर मैं लिख देता हूं, पहले लिख ही देता हूं, ऑफ द मॉलिक्यूल is directly proportional to the directly proportional to the absolute temperature of the gas. Temperature of the gas, देखो कैसे बन रहा है, E इज इक्वल टू 3/2 KT और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहां पर इसको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर करिए। अब आप इसको समझाइए कि किस तरीके से आप समझा सकते हैं, कैसे कैसे आप समझाएंगे इसको। देखिए, अगर आप टेम्परेचर को ध्यान से देखें और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का बेटा मतलब क्या होता है कि वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पर मेजर किया जाए, और केल्विन स्केल पर अगर हम मान लो कि 0 केल्विन ले लिया, हमने टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन ले लिया, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ले लिया हमने, तो आप देखो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर लेते ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 0 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि अगर हमने इस T की वैल्यू 0 रख ली, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 कर ली, तो हमने क्या देखा कि ये भी 0 हो जा रहा है। और अगर T की वैल्यू हमने इनफाइनाइट रखा तो E की वैल्यू ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जा रही है। ये क्यों हो जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर इस काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब हुआ ना, जब टेम्परेचर T इक्वल टू 0 पर एनर्जी इक्वल टू 0 हुआ, तो इसके पीछे की फिजिक्स सुनो क्या है। इसका ये मतलब हुआ कि किसी गैस को अगर हम फ्रीज करते 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 और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर दे दिए, तो गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी 0 हो जाएगी। और एनर्जी 0 हो गई, ये एनर्जी 0 हो गई तो एक्सप्लेन करो। देखो, ये एनर्जी 0 हो गई तो एनर्जी 1/2 mv² बार, और एनर्जी 0 होने का मतलब ये हुआ 1/2 mv² बार। इसका ये मतलब हुआ कि v² बार इक्वल टू 0 हो गया। उस गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 0 होने से काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, काइनेटिक एनर्जी 0 होने से उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इट मींस दैट गैस मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। देयर आर नो मोशन पॉसिबल इनसाइड द कंटेनर व्हेन वी कैन गिव 0 केल्विन टेम्परेचर। अब आप बताइए कि 0 केल्विन टेम्परेचर जैसे ही हमने दिया, उसका पूरा का पूरा मोशन ही सीज हो गया, मोशन ही रुक गया।
वो अलग बात है कि हम अब बात करेंगे आगे कि 0 केल्विन पर भी गैस मॉलिक्यूल चलते रहते हैं और कभी उनका मोशन सीज नहीं होता है, बहुत वो अलग बात है। लेकिन अभी इस फार्मूले से तो यही कंक्लूजन निकल कर आ रहा है जो कि इस बात को बताता है कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर है कि टेम्परेचर 0 होने से काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 होने से उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इट मींस दैट मोशन इज स्टॉप एट अ एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये तो यही मीनिंग इसकी बता रही। और अगर आप ध्यान से और देखें तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पर और इसकी एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब गैस का अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट कर देते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। इतना इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया कि ऐसी एनर्जी जो अनकंट्रोल्ड हो, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इतने टेम्परेचर पर। तो ये टेम्परेचर भी इम्पॉसिबल है, ये एनर्जी भी इम्पॉसिबल है। कुल मिला के हमें एक प्रैक्टिकल व्यू में रहना है, वे में रहना है। तो एक चीज आपने यहाँ पर और नोटिस किया कि जब आप इसकी काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जब इसके टेम्परेचर को आप घटाते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। आप यहाँ पर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिसके पीछे की हमने इतनी फिजिक्स एक्सप्लेन की कि आप इसके बारे में क्या आप और बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं इसमें सम रिडक्शन फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायल्स लॉ। ये बात हम लोग करने वाले हैं, बायल्स लॉ। इसको मिटाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंटरप्रिटेशन है वो बायल्स लॉ है। इसका बायल्स लॉ से कैसे कनेक्शन है, तो फार्मूला फिर से हम लोग वही जानते हैं, PV इक्वल टू 1/3 mn/, अच्छा P इक्वल टू V और V स्क्वायर बार। जनरल मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि ये प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैस मॉलिक्यूल, m जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और n क्या है बेटे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और v जो है वो आपको पता है एवरेज या मेन स्क्वायर इस वेलोसिटी स्पीड है, और v क्या है, वॉल्यूम है। ये सब आपको जनरल मीनिंग पता होना चाहिए। ऑफ द कंटेनर, जिसमें गैस भरी हुई है, जिस कंटेनर में। यहां पर आप थोड़ा सा काम करें कि आप फॉर, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम, कितने ग्राम के लिए देखना है हमको, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस के 1 ग्राम मोल के लिए हमको क्या देखना है बेटा, हमको देखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा। तो स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपान कैपिटल M होता है। 1 ग्राम के लिए अगर हम देखें तो n इज इक्वल टू कैपिटल N हो गया। इट मीन्स दैट स्मॉल n को रिप्लेस कर देना है कैपिटल N से, और जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे यू विल गेट अ न्यू फार्मूला लाइक दिस, 1/3 m और कैपिटल N और V स्क्वायर बार, ये आपको मिल जाएगा। आपने स्मॉल n की जगह पर कैपिटल N यूज कर लिया। एक चीज और बताऊं आपको कि यहां पर आप PV को एज इट इज रखो और 1/3, और अब देखो ध्यान से n को भी ऐसे रख रहे हैं और 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, और mv स्क्वायर बार, ध्यान देना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल N, और इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 हो जाएगा। n और 1/2, ये वाला 2 ले लिया और m और v स्क्वायर बार कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर किया था तो उसमें हमने बता दिया था कि 1/2 mv स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/2 kBT। ये फार्मूला आया था। अभी इसकी जगह पर इस फार्मूले को हम पुट कर दें
तो पीवी इज इक्वल टू 2/3 कैपिटल एम और यहाँ से 3/2 KBT लिख लें। तो अब आप देखें कि यहाँ पर सब कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको। पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन आ रहा है, केबी आ रहा है और टी आ रहा है। और अब आप केवी इज इक्वल टू रखेंगे तो एन केवी इक्वल टू आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं भैया। के आर इक्वल टू क्या होता है? के बी और एन होता है। या के बी इज इक्वल टू, आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बार R/N लिखा हुआ है ये। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी हो गया। अब आप देखें कि यहां पर ये प्रेशर, वॉल्यूम और ये गैस कांस्टेंट हो गया, ये टेम्परेचर होगा। अब आप जैसे ही इस टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये भी याद रखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये। इस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। आप जैसे इस टेम्परेचर को कांस्टेंट किए, आपको क्या मिल गया? पीवी इज इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट होते ही आर अपने आप में ही कांस्टेंट है। आप देखेंगे कि ये वाला साइड अपने आप पूरा का पूरा क्या मिल गया? आपको कांस्टेंट मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये फार्मूले का जो इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं एज अ बायल्स लॉ भी कर रहे हैं। ये बायल्स लॉ भी है एक तरीके से। अभी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर किया, अब बायल्स लॉ भी कर रहे हैं, तो बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है। अब आप देख लें, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है करें अगर एक एब्सोल्यूट या कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज, कह सकते हैं एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इट विल गिव्स बायल्स लॉ। ये क्या देगा? ये इट विल गिव्स बायल्स लॉ। यही तो है बायल्स लॉ। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दिस इज नोन एज बायल्स लॉ। यही तो बायल्स लॉ है। बायल्स लॉ यही तो होता है कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम क्या देखते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सम डिडक्शन फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर में बायल्स लॉ भी हो गया। अभी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर भी हुआ था। हमने देखा था कि ये वाला फार्मूला आ गया था, ये वाला फार्मूला आ गया था, जो कि ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया था। हमने कैपिटल ई से लिखा था, कैपिटल ई से लिखा था, तो वो आया। फिर हमने देखा कि अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दें तो ये क्या देगा? बायल्स लॉ भी दे देगा। ये फार्मूला क्या दे देगा? बायल्स लॉ भी बन जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे और कई सारे लॉज और कई सारे इंटरप्रिटेशन हम यहां पर कर सकते हैं। जैसे अभी काइनेटिक का किया, बायल्स का किया, आगे भी 2-3 हम करके आपको दिखाएंगे। अब चार्ल्स लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? तो रेडीमेड फार्मूला हमारे पास हो ही गया है, जिसको आप जानते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 mn और बाई v स्क्वायर बार। और n की वैल्यू फिर से वही काम करना है कि फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम मोल ऑफ गैस के 1 ग्राम मोल के लिए अगर हम देखें तो n इक्वल टू कैपिटल N बाई कैपिटल M होता है, और 1 ग्राम रख रहे हैं तो n की वैल्यू कैपिटल N से रिप्लेस हो जाएगी। एंड दिस फार्मूला विल बिकम्स, वी कैन राइट एज P इक्वल टू 1/3 M कैपिटल N हो जाएगा और V हो जाएगा और V स्क्वायर बार। ये वॉल्यूम है और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये याद रखना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 1/3 और M कैपिटल N और V स्क्वायर बार। अब इसको कुछ और कर ले, थोड़ा सा इसमें और करेक्शन करें तो PV इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा? 2/3 लिख दें इसको, बस 2/3, और यहां पर कितना हो जाएगा? कैपिटल N और 1/2 MV स्क्वायर बार। यही तो हो जाएगा, यही तो होगा। 1, ये देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/3 हो गया ये, और n को बाहर कर लिया और 1/2 MV स्क्वायर बार, ये कर लिया। फ्रॉम द एवरेज काइनेटिक, फ्रॉम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से आप क्या जानते हो? 1/2
mv² 3/2 और kBT, यही तो जानते हो। इसको थोड़ा सा और मैं करेक्ट कर रहा हूं, करेक्ट क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा लिखने से बचना चाहता हूं। इसको मैं अल्फा टी मान लिया, ये पूरा कांस्टेंट ही है, और इस पूरे कांस्टेंट को सॉल्व किया, 3/2 और kb को सॉल्व किया, यानी कि 3/2 और kb का मतलब 1.38 और 10⁻⁻23, इस पूरे को सॉल्व किया तो जो कांस्टेंट आएगा मान लेते हैं कि वो पूरा कांस्टेंट अल्फा हो गया, पूरे को मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है बेटा। केवी, हाँ ठीक है, ये केवी अल्फा हो गया। अब यहां से इस पूरी वैल्यू को मैं अल्फा लिख रहा हूं, अल्फा टी लिख रहा हूं, तो पीवी इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू को पीवी इज इक्वल टू 2/3 और कैपिटल एन और इस पूरी वैल्यू को अल्फा टी लिख रहा हूं, अल्फा टी। अब आप थोड़ा सा देखें, यहां पर दिमाग लगाएं कि ये जो पूरी वैल्यू है ये 2/3 एन और अल्फा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है पी वी और इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट लिख लें इसकी जगह पर नया कांस्टेंट। अच्छा, नया कांस्टेंट ना लिखकर पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएं कि क्या है क्या नहीं। देखो आपका हेडिंग है चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में आप कहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, और अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या कर सकते हैं, 2/3 और एन अल्फा बाई पी और इंटू टी, इतने पूरे को अगर आप देखो 2/3 अपने आप में कांस्टेंट है, एन अपने आप में कांस्टेंट है, अल्फा अपने आप में यहां से कांस्टेंट है, पी भी आप ऊपर से कांस्टेंट कर दिए, पी भी आपने क्या कर दिया, पी को भी आपने कांस्टेंट कर दिया, और जैसे ही पी कांस्टेंट किया आपको क्या मिलने वाला है, v प्रोपोर्शनल टू टी, क्या मिलने वाला है, v प्रोपोर्शनल टू टी। यही तो है चार्ल्स लॉ, यही तो है बेटे चार्ल्स लॉ, v प्रोपोर्शनल टू टी, यही तो है फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू p। लेकिन याद रखना ये याद रखना, फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू p के कांस्टेंट होते ही यही मिलेगा। इट मीन्स दैट अगर हम फिर कहीं पर किसी कंटेनर में कोई गैस लेते हैं और उस गैस का 1 ग्राम मोल लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उस गैस का जो वॉल्यूम है जिस किसी भी कंटेनर में है उसका वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ जाता है, लेकिन कब आता है वो, व्हेन अ प्रेशर इज कांस्टेंट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट एट अ गिवन या एट अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये यहां से आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। दिस इज चार्ल्स लॉ, यही बेटे चार्ल्स लॉ है। अब हम लोग जो फोर्थ इंटरप्रिटेशन करेंगे वो आवोगैद्रो नंबर का करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, आवोगैद्रो नंबर का करेंगे, ये फोर्थ इंटरप्रिटेशन होगा। फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो है गैस इक्वेशन। तो गैस इक्वेशन को इंटरप्रिटेशन हम लोग करने चल रहे हैं इस इक्वेशन के साथ। तो ये इक्वेशन बड़ा काम का है। आप देख रहे हैं कि जितना भी अभी तक हमने 3 आपको इंटरप्रिटेशन में एक्सप्लेन किया, एक तो हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर बताया, सेकंड हमने आपको बताया बायल्स, थर्ड बताया चार्ल्स, और फोर्थ गैस इक्वेशन करने चल रहे हैं। और सब में इसी इक्वेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके फाइनल रिजल्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे ये यूज करने वाले हम इसको। तो P इज इक्वल टू 1/3, गैस इक्वेशन कैसे लाएंगे इस इक्वेशन से, तो M और N और V और V² बार, और आपको पता है कि N जो है वो किसके लिए होगा, तो 1 ग्राम मोल के लिए होगा। N किसके लिए होगा, 1 ग्राम मोल के लिए। अगर देखें तो 1 ग्राम मोल ऑफ गैस के लिए अगर हम देखें तो ये इस N की वैल्यू कैपिटल N/1 हो जाएगा, और ये वैल्यू M, पहले मैं ऐसे लिख दूं M, और n की जगह पर 1 रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और n स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N आ जाएगा। तो ये P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 M कैपिटल N, और V इधर ले लेते हैं बेटे, V क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले लेते हैं, और V² बार PV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 कैपिटल N और 1/2 MV² बार, और 2 से यहाँ डिवाइड किया है ना, तो 2 यहाँ लिख ले रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू 2/3 और N। यहां से आपने क्या देखा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, या हम कह सकते हैं कि एवरेज ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने प्रूव किया है, MV² बार इक्वल टू
3/2 kBT। यही तो प्रूव किया है आपने, ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। उस वैल्यू को यहां पर पुट करो, उस वैल्यू को यहां पर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा kBT मिलेगा। क्या मिलेगा? kBT। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? PV इज इक्वल टू N kBT, N kBT यही तो मिलेगा। और इसकी वैल्यू आपको क्या लिखना है? इसकी वैल्यू आपको R के बराबर लिखना है। क्या लिखना है? R के बराबर लिखना है। तो मिल तो गया आपको, यही तो है आइडियल गैस इक्वेशन, यही है ना गैस इक्वेशन। चाहे बोल लो इसको, चाहे इसको आप गैस इक्वेशन बोल लो, चाहे इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोल लो, और चाहे इसको परफेक्ट गैस इक्वेशन बोल लो, यही तो बोलते हो आप, परफेक्ट गैस इक्वेशन बोल लो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। और पीवी इक्वल टू आर टी। और ये कितने किसके लिए है? ये आर की वैल्यू याद रखना 1 ग्राम मोल के लिए है, याद रखना ये भी। ये किसके लिए है? 1 ग्राम मोल के लिए है, ये 1 ग्राम मोल के लिए है। और अगर n ग्राम मोल के लिए हो जाएगा तो पीवी इक्वल टू यही nRT हो जाएगा। या अगर आप 1 ग्राम मोल या म्यू, जो आप अदर बुक पढ़ते हैं ना, कोई n लिखता है कोई म्यू लिखता है, तो आपको जो पसंद है वो वर्ड लिख लीजिएगा। अगर 1 ग्राम के लिए है तो ये, और n के लिए है तो ये हो जाएगा। और इसी को हम गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन, इसी को बोल देते हैं। अब मेरा जो 5th वाला इंटरप्रिटेशन है वो है हमारा आवोगाद्रो नंबर, जिसको हम लोग बताने चल रहे हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। अब जो 5th है आवोगाद्रो हाइपोथेसिस, इसको भी यहीं से हमको चलना है लेकर। मतलब आपने देखा ना, 4 हमने इंटरप्रिटेशन कर लिया। पहला काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर किया, और इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, और हमने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा हमने बायल्स लॉ किया, हमने बताया कि यही इक्वेशन बायल्स लॉ को भी देता है। तीसरा चार्ल्स लॉ किया, हमने बताया कि यही इक्वेशन चार्ल्स लॉ भी देता है। तो चौथा हमने गैस इक्वेशन किया, मतलब यहीं से चलकर गैस इक्वेशन भी लेकर आए। अब यहीं से चलकर हम आवोगाद्रो हाइपोथेसिस को भी प्रूव करेंगे, इसको भी आवोगाद्रो हाइपोथेसिस को भी इसी से इंटरप्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ आवोगाद्रो लॉ फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो ये रेडीमेड इक्वेशन है जिसको हम लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्रूव करने के लिए हमें अलग से थोड़ा सा कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं कि एक कंटेनर है ये, और एक ये दूसरा कंटेनर है, और इन दोनों कंटेनर में हम ये मान लेते हैं, नामकरण कर देते हैं कि इनका कंटेनर ये ए है, ये बी है, और इसमें जो मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हैं वो m1 है, और इस वाले में जो है वो m2 है। लेकिन इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर भी P है, इसका वॉल्यूम V है, और इसका वॉल्यूम V है। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n1 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n2 है, और इसमें गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है v बार स्क्वायर वो v1 है। इसमें जो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो v2 स्क्वायर बार है। ये समझ में आ रही बात बेटा? फिर से सुन लो। कंटेनर ए और बी है। लेट अस कंसीडर 2 कंटेनर ए एंड बी एंड द प्रेशर P एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज V। हर एक कंटेनर का वॉल्यूम V है, एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ व्हिच इज kept in container A is m1 and another is m2, और दूसरे का जो है वो m2 है, and the number of molecule n1 of the container A and n2 of the container B. Hence the is mean square velocity of the molecule is v1 and mean square velocity of the gas molecule which is contains in container B is v2। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो हाइपोथेसिस है उसमें ये अजम्पशन है, ये जो आवोगाद्रो हाइपोथेसिस है उसका ये अजम्पशन है कि इतना आपको लेना पड़ेगा। इस कंटेनर के लिए अगर प्रेशर का फार्मूला आप लिखते हैं तो P इज इक्वल टू 1/3 और m1, और यहां से कितना लिखना पड़ेगा n1 और बाई v, और v स्क्वायर बार 1 लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं अगर लिखूं तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? P इज इक्वल टू 1/3 और m2 n2, और यहां से कितना करना पड़ेगा v, और v स्क्वायर बार, और ये 2 करना पड़ेगा हमको।
लेकिन हमने शुरुआत में अपने हाइपोथेसिस में ये मान लिया है कि दोनों कंटेनर, चाहे वो कंटेनर ए हो चाहे कंटेनर बी हो, दोनों में प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, बस डिफरेंट है तो मॉलिक्यूलर मास और उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बस प्रेशर सेम है। तो अगर प्रेशर सेम है, हमने ये माना है, तो फिर ये दोनों इक्वेशन का ये वाला साइड जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो इस वाले में थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी हम इन्वॉल्व करते हैं और अपने हाइपोथेसिस से जो मैथमेटिक्स लिखा उस मैथमेटिक्स को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/3 m1 n1 by v और v1 स्क्वायर बार 1/3 m2 n2 v और v2 स्क्वायर बार। तो v2 स्क्वायर बार यहां से हम देखेंगे कि ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमको मिलेगा m1 n1 v1 स्क्वायर बार और m2 n2 v2 स्क्वायर बार, ये मिलेगा। इस इक्वेशन को एज इट इज रहने दो, कुछ मत करो। लेकिन आप यहां पर क्या जानते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्या जानते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आप ये जानते हैं कि किसी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे कह लेते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ अ डिफरेंट गैसेस, different gases have kinetic energy is या kinetic energy are same, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बेटा? सेम हो गया। और काइनेटिक, हम क्या बात कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर भी हमने क्या कर दिया है, इसका टेम्परेचर भी टी लिया, इसका भी टेम्परेचर टी लिया। मतलब ये मेरे कहने का है कि टी, ए वाले कंटेनर का भी टेम्परेचर टी है, बी वाले का टेम्परेचर भी टी है। टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर लिया है, या हमने सेम कर लिया, अब सेम कर लिया तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई, ए की काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो गई, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई। मतलब ई ए और ई बी भी सेम हो गया। और अगर सेम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यू नो वेरी वेल, क्या जानते हो आप? 1/2 m1 और v1 स्क्वायर बार 1/2 m2 v2 स्क्वायर बार, यही तो जानते हो आप। अच्छा, मान लो ये नहीं जानते हो आप, तो आप ये फार्मूला तो जानते हो ना, ये फार्मूला तो जानते हो, 1/2 m1 v1 स्क्वायर बार इक्वल टू 3/2 kBT, ये तो जानते हो आप। तो आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर सेम कर लिया इस वाले का, और इस वाले के लिए अगर आप लिखें तो 1/2 m2 v2 स्क्वायर बार इक्वल टू 3/2 kT, ये तो जानते हैं ना, टेम्परेचर तो सेम ही किया ना आपने। तो अब आप फिर से देख लें कि एक साइड ये, एक साइड ये इक्वल हो गया, तो ये वाला साइड तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। तो यही तो मैंने किया है यहाँ पर, यही तो किया है। और यहां से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा बेटा? m1 v1 स्क्वायर बार और m2 v2 स्क्वायर बार, यही तो मिलेगा। अब आप देखें इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा लिख रहा हूं यहां पर, m1 v1 स्क्वायर बार ये और n1 बाहर, m2 v2 स्क्वायर बार यहां पर और n2 इधर बाहर, दिख रहा है ना बोर्ड में ये? हाँ ठीक। तो अब आप देखें कि m1 v1 स्क्वायर बार, m1 v1 स्क्वायर बार, m2 v2 स्क्वायर बार, m2 v2 स्क्वायर बार, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। अब आप दोनों इक्वल हैं तो यू विल गेट, ये क्या पाएंगे आप कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को यूज किया तो, इस इक्वेशन को यहां पर यूज किया तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको क्या दे देगा? n1 इक्वल टू n2, क्या दे देगा आपको? n1 इक्वल टू n2, यही मिलेगा आपको। आप देख रहे हैं कि आओगेद्रो हाइपोथेसिस भी हमारा प्रूव हो गया। कहां से प्रूव हुआ है? हमारे इस फार्मूले से, जो P इज इक्वल टू 1/3 mn बाई वी और v स्क्वायर बार, इस वाले फार्मूले से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये आओगेद्रो नंबर भी, आओगेद्रो हाइपोथेसिस या आओगेद्रो नंबर भी इक्वल कर सकता है, और ये प्रूव हो सकता है बेटा। तो आप इसको नोट करें और हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा बेटे? इसका कंक्लूजन निकल कर आएगा n1 इक्वल टू n2 का, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, देख रहे हो ना, कंटेनर ए का भी वॉल्यूम v, कंटेनर बी का भी वॉल्यूम v, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैसेस होते हैं अगर उनका वॉल्यूम इक्वल रख दिया गया
तो अंडर द सिमिलर कंडीशन, कंडीशन का मतलब यहाँ टेम्परेचर से है बेटा, यहाँ सिमिलर का मतलब टेम्परेचर से है कि उनका टेम्परेचर अगर सिमिलर हो गया, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर हैव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहां पर जो अंडर द सिमिलर कंडीशन है वो प्रेशर और किससे है, टेम्परेचर से है, प्रेशर और टेम्परेचर से भी है, समझ में आ रही बात। तो कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि इस कंडीशन में क्या होगा कि हैव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा, हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और आपने ये देख लिया N1 इज इक्वल टू क्या आ गया, N2 आ गया। और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज द आवोगैड्रो, क्या हो जाएगा ये, दिस इज द आवोगैड्रो हाइपोथेसिस, यही क्या हो जाएगा, आवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसमें ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी इसी से हम लोग करेंगे। हमने अभी तक 5 आपको इंटरप्रिटेशन करवाया इसका, और पहला क्या था वो हमने पहले करवाया काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर, सेकंड बायस, थर्ड चार्ल्स और फोर्थ गैस इक्वेशन और फिफ्थ आवोगैड्रो हाइपोथेसिस और 6 करवाने चल रहे हैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ा होगा और हमें लगता है कि ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन 9th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते चले आते हो, लेकिन हम उस ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को भी इसी क्वेश्चन से प्रूव करने वाले हैं। आप क्या जानते हो कि पीबी इज इक्वल टू यही होता है, पीबी इज इक्वल टू क्या होता है, पीबी इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 और mn और बाई v और इक्वल टू इंटू वी स्क्वायर बार। बेटे यहां पर जनरल मीनिंग तो आपको पता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस, वॉल्यूम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास m और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, टोटल मास ऑफ द गैस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये टोटल मास ऑफ द गैस बनेगा। और ध्यान से देखना इसकी जगह पर कैपिटल M जब हो गया और ये क्या है वॉल्यूम, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, और ये क्या है वॉल्यूम, तो ये क्या बन गया, डेंसिटी बन गई कि नहीं बन गई, डेंसिटी, डेंसिटी बन गई अब ये, यानी कि P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार लिख सकते हैं। दिस इक्वेशन वी विल राइट एज, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3 रो वी स्क्वायर बार। और अगर ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से अगर हम लिख सकते हैं तो वी स्क्वायर बार की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3p/रो, यही तो होगा 3p/रो। और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या हम इसको शॉर्ट में केटीजी लिख दें, ठीक है बेटा। क्या जानते हैं आप कि Vrms स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार, ये जानते हैं आप। या आप ऐसे लिखें कि Vrms इज इक्वल टू √v स्क्वायर बार, ये जानते हैं आप। इसी में कुछ नहीं करना है, वी स्क्वायर बार की का वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट Vrms इज इक्वल टू √ और Vrms इज इक्वल टू 3p/रो, 3p/रो। और रो क्या है, यू नो वेरी वेल, डेंसिटी ऑफ द गैस, P प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस, ये आप जानते ही हैं। तो आपको क्या मिल गया, Vrms, क्या मिल गया Vrms। यहीं पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास 2 गैस है, क्या है, 2 गैस है, ठीक है बेटा। दोनों गैस की डेंसिटी अलग अलग है, दोनों गैस की डेंसिटी कितनी है, 𝜌1 है और 𝜌2 है। दोनों का RMS वेलोसिटी भी क्या है, अलग है। सपोज कर लेते हैं Vrms 1 और Vrms 2 है। तब इस इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे, ये आप जरा प्रैक्टिस करिए और लिख कर बताइए कैसे लिखेंगे आप। अगर हमने 2 गैस लिया A और B, और पहले वाले गैस की डेंसिटी 𝜌1 ले लिया, दूसरे वाले गैस की डेंसिटी 𝜌2 ले लिया, पहले वाले गैस में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको Vrms 1 कर दिया और दूसरे को Vrms 2 कर दिया, तो आप दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, बताइए आप कैसे रिलेट करेंगे। चलो बता देते हैं हम ही कैसे रिलेट करेंगे।
कैसे रिलेट करेंगे देखते हैं। एक कंटेनर है ये, इस कंटेनर को A1 कह रहे हैं, इस कंटेनर को B कह रहे हैं, A कह रहे हैं और इसको B कह रहे हैं, बस ऐसे। गैस मॉलिक्यूल में इसमें जो VRMS है, इस VRMS को चाहे 1 कह लो और चाहे इसको B1 कर लो, और इसमें गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसको VRMS 2 चाहे कर लो और चाहे इसको V2 कर लो, एज यू विश, जो आपकी मर्जी वो कर लो। इसमें जो इसकी डेंसिटी है ρ1 कर लो, इसकी डेंसिटी जो है ρ2 कर लो, और ये आप मान कर चलो कि प्रेशर कांस्टेंट है, ये आपको मान कर चलना है बेटे। तो V1 अगर इसके लिए इक्वेशन लिखे तो V1 इक्वल टू 3p/ρ1 लिखना पड़ेगा। इसके लिए लिखें तो V2 इज इक्वल टू √3p/ρ2 लिखना पड़ेगा। दोनों को डिवाइड करें तो V1/V2 इज इक्वल टू, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ρ2/ρ1 मिलेगा। क्या मिलेगा, ρ2/ρ1 मिलेगा। तो व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के पीछे की फिजिक्स क्या है, ये हमको बतानी है बेसिकली इस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राहम, इंटरप्रिटेशन में ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के। लास्ट है बेटा इसका डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। क्या होता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, सपोज कर लेते हैं कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर का नाम A है और एक दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर का नाम B है, और इस कंटेनर में हमने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिया वो N1 है, इसमें जो लिया N2 लिया, और इसमें जो गैस भरा हुआ है उसका मास M1 है, इसका M2 है, और टेम्परेचर जो है उसका T लिया, इसका भी T लिया, यानी कि TB और TA को दोनों को T ही लिया, दोनों को T ही लिया। या मैं ऐसे कह दूं कि मैंने टेम्परेचर क्या किया है, सेम लिया है। टेम्परेचर क्या लिया है, सेम लिया है, टेम्परेचर सेम ले लिया। ठीक है बेटा, टेम्परेचर सेम ले लिया। अच्छा, टेम्परेचर सेम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है, ये दोनों एनर्जियां एक दूसरे के बराबर ही हो जाएंगी, ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी क्योंकि इनका टेम्परेचर सेम हो गया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, यहां पर जो गैस मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी यानी कि मेन स्क्वायर की जो वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी v² 1 और यहां पर v2² 2, ये हो जाएगा। इसके लिए अगर हम प्रेशर का फार्मूला लिखें तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 m1 और कितना हो जाएगा n1 और बाई v और v1² बार हो जाएगा। इसके लिए अगर मैं फार्मूला लिखूं तो P2 कितना हो जाएगा, 1/3 m2 n2/v और v2² बार, ये हो जाएगा दोनों के लिए। पहले हमने अपना हाइपोथेसिस जो हमको मानना था वो हमने अपना मानने वाला लिख लिया कि क्या कहां पर ले रहे हैं। हमने पहले लिया दो कंटेनर A और B, इस कंटेनर में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 लिया, इसमें N2 लिया, जो हमने गैस ली उसका एक मॉलिक्यूल का मास M1, इसमें M2 लिया, इसमें हमने माना कि जो टेम्परेचर है, इसमें जो टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम करते ही अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस क्या हो, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज का ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ गैसेस रिमेंस कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट ऑफ द बोथ गैस, दोनों का अगर सेम हो गया तो काइनेटिक थ्योरी के हाइपोथेसिस से ये बराबर हो गया। अगर हम कहें कि इसमें जो गैस लिया है जिसका मॉलिक्यूल मास m1 है, उसकी जो वेलोसिटी है, कह सकते हैं कि मेन स्क्वायर स्पीड जो है वो v1² बार हो गया, और इसमें जो है मेन स्क्वायर स्पीड जो है वो v2² बार हो गया। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हाइपोथेसिस को और आगे बढ़ाएं तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो हमारा यहां पर ये इसको P और इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर लेता हूं, V इसी के साथ लिख देता हूं बेटे, V इसी के साथ लिख देता हूं और V इसी के साथ लिख देता हूं। अच्छा, एक बात और बता दें आपको कि यहां पर पार्शियल प्रेशर जो ले रहे हैं और V यहां पर दोनों का कॉमन कर रहे हैं, वो है क्या चीज। ये पूरा हाइपोथेसिस हमने माना और ये पूरा हाइपोथेसिस, केवल इसको और इसको ध्यान में रखो, भी इसको और इसको हमने एक साथ सब बता दिया, लेकिन केवल
NM और V, और यहाँ NM और V रखो, और इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक किसी गैस में मिक्स कर दिया गया, कंटेनर में रखा गया जिसका वॉल्यूम V है, और इसमें मिक्स कर दिया गया। दोनों गैस मिक्स कर दिए गए, ये दोनों गैस मिक्स कर दिए गए, ये गैस मिक्स कर दिए गए। समझ गए ना बात? आप सपोज कर लेते हैं ये ब्लू वाला जो है वो A है, और ब्लैक वाला जो है वो B है, वो B है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ब्लू ये है तो ये N1 है, और ये M1 है, और V1 स्क्वायर बार है, और जो ब्लैक से लिख रहा हूं ये कितना है? N2 है, और M2 है, और V2 स्क्वायर बार है। दिख रहा है ना आपको ये सब? हाँ ठीक। तो ये मैं ऐसा मान रहा हूं, तो जब मिक्स कर दिया गया है तब के लिए अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लगा रहा हूं, इस वाली कंडीशन के लिए। समझ गए ना बात आप? इस वाली कंडीशन के लिए मैं ये लगा रहा हूं, और इसके लिए ही मैंने ये वाला इक्वेशन भी लिखा है कि इसमें अलग अलग गैस भरे हुए हैं तो उनका अपना पार्शियल प्रेशर भी तो अलग अलग होगा। वो पार्शियल प्रेशर मान लिया P1 है इस वाले के लिए, इस वाले के लिए पार्शियल प्रेशर P2 है, ये हमने मान लिया। आपको ये अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लगाएं, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि किसी भी कंटेनर में चाहे जितना डिफरेंट गैस भर दो, चाहे जितना डिफरेंट गैस भर दो, उनका मॉलिक्यूलर मास M1, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2, N1, N2, N3 डॉट 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 चाहे जो भी हो, और वेलोसिटी उनकी V1 स्क्वायर बार, V2 स्क्वायर बार, V3 स्क्वायर बार, V4 स्क्वायर बार, चाहे जो भी हो, उन सब का कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होता है? वो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट करते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, और हमने पहले ही मान लिया कि टेम्परेचर मिक्स करने के बाद उसका कांस्टेंट है। यहां मत मानिए, यहां मत मानिए आप, यहां से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप यहां पर मानिए, इस कंडीशन में मानिए, इस कंडीशन में मानिए, यहां पर मानिए कि टेम्परेचर इनका क्या है? सेम है, और वॉल्यूम V है। यहां पर मान लीजिए आप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है बेसिकली। अब आप इस सब को ऐड कर दो, क्योंकि ये बता रहा है कि टेम्परेचर तो दोनों का सेम है तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो P1 V1, P2 V2, V1 नहीं रहेगा, V ही रहेगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3 M1 N1 V1 स्क्वायर प्लस 1/3 और M2 N2 और V2 स्क्वायर बार। ऐसे अगर और भी गैस मिलाए होते ना, और भी गैस मिलाए होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 जितने भी गैस मिलाए होते वो सारे गैस हो जाते, और 1/3 यहां कॉमन हो जाता, और क्या हो जाता? M1 N1 V1 स्क्वायर बार, M2 V2 स्क्वायर बार, N2 रहेगा भैया N2 V2 स्क्वायर बार प्लस डॉट 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 डॉट, और ये भी ऐसे ही मिलते, ऐसे ही मिलता, ये ऐसे ही तो मिलता। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यही तो कहता है कि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया तो ये पूरा टर्म इधर कांस्टेंट हो जाएगा, और ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया तो भैया ये वाला इक्वेशन, ये वाला सबका ऐड कर लो, जितने भी गैस मिलाए हो आप ये ऐड कर लोगे, V सबका सेम रहेगा तो V कॉमन कर लीजिए, और ये राइट हैंड साइड वाला ये पूरा भी अपने आप में ऐड हो जाएगा। जब ये अपने आप में पूरा ऐड हो जाएगा तो आप एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक चीज और जानते हैं। आप क्या जानते हैं? आप M1 V1 स्क्वायर बार, और अगर टेम्परेचर सेम किया है तो काइनेटिक एनर्जी तो अपने आप, एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो अपने आप सेम हो जाएगी ना। M2 V2 स्क्वायर बार ये इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा मैं ये करके भी बता दे रहा हूं क्यों इक्वल हो जाएगा। 1/2 M1 V1 स्क्वायर बार इक्वल टू 3/2 KT। टेम्परेचर आपने सेम किया तो ये जिस टेम्परेचर पर होगा वही टेम्परेचर पर ये भी होगा, वही टेम्परेचर पर ये भी होगा, चाहे जो गैस का मॉलिक्यूल होगा सेम टेम्परेचर पर होगा। तो हमने अगर इसके लिए ये इक्वेशन लिखा तो ब्लू वाले के लिए भी यही इक्वेशन लिख देंगे, ब्लू वाले के लिए भी यही लिखेंगे 1/2 M2 और V2 स्क्वायर बार, तो ये भी 3/2 KT हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि चाहे जितना भी आपको गैस इसमें भरे हो, चाहे डिफरेंट चाहे जो गैस भरे हो, उसका ये टेम्परेचर सेम करने से ये वाला साइड तो सेम ही आ जाएगा ना। और अगर ये वाला साइड सेम हो गया बेटा तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं कि 1/2 M1 V1 स्क्वायर बार इक्वल टू 1/2 M2 V2 स्क्वायर बार। जितने भी गैस हैं सब उससे बराबर लिखते चले जाएंगे। जब बराबर लिखते चले जाएंगे तो वी विल गेट क्या मिलेगा हमको?
क्या मिलेगा हमको, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, और यहां से V इज इक्वल टू 1/3, और आप ध्यान से देखें M1 V1 स्क्वायर, M1 V1 स्क्वायर क्या मिलने वाला है आपको, ये सब। और हाँ एक चीज बता दें, 1/2 कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा, सब कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो क्या मिलने वाला है आपको, मिलने वाला है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही मिलने वाला है आपको, यही तो मिलने वाला है। तो ये मिलने वाला है आपको, हाँ यही, या आप KBT ही रख लें, KBT ही रख लें, ज्यादा ठीक लगेगा। तो M1 और V1 की जगह पर क्या रख रहे हैं हम लोग रख रहे हैं 3/2 और KBT रख रहे हैं हम। आपको बता दें, समझा ही देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, पूरा मिटा के, चलो ऐसे देख लो पहले भी, ऐसे देखो ये M1 V1, देखो M1 और V1 की जगह पर क्या रखेंगे, M1 और V1 की जगह पर ये सब के बराबर में क्या आएगा, क्या आ रहा है, M1 V1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 और KT, यही तो लिख सकते हैं 3/2 KT। तो सब की जगह पर 3/2 KT, 3/2 KT, 3/2 KT, 3/2 KT, तो 3/2 KT कॉमन हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये कॉमन हो जाएगा, तो बाहर कर लिया इसको, जब बाहर कर लिया तो अब देखो क्या हो जाएगा, जब बाहर हो जाएगा तो ये यहां से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा 1/2 KBT और P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, और ये V हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ये। और KB की जगह पर हम लोग R/N लिख लेंगे। तो KB की जगह पर जब R/N लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 RT/N मिल जाएगा। अच्छा इसको ना भी लिखें तो भी काम बन जाएगा, देखो ना भी लिखें तो भी काम बन जाएगा। देखो ये इक्वेशन हमको मिल ही गया है। इस इक्वेशन, अब हमें अगर हम देखें इस कंटेनर के अंदर हम काइनेटिक थ्योरी लगाएं, तो काइनेटिक थ्योरी लगाएं तो अब इसमें चाहे जो भी गैस भरे हुए हैं, इसका प्रेशर P हो गया है और इसका वॉल्यूम V हो गया है, और यहां से कितना हो जाएगा 3/2 और KB और T हो गया। नेट जो आपको प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है गैस, वो यही फार्मूला मिलेगा, नेट प्रेशर ऑफ द एग्जर्टेड बाय द गैस ऑफ दिस कंटेनर, ये फार्मूला मिलेगा। इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लो आप। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इक्वेशन नंबर सेकंड नेट वाली प्रेशर से, इस वॉल्यूम का जो नेट प्रेशर है उस वाली इक्वेशन से अगर हम कंपैरिजन करवा दें तो 3/2 KBT ये सेम हो जाएगा 3/2 KBT, 1/2 KBT आ जा रहा है। अच्छा कहीं पर गड़बड़ी हो गई क्या, 1/2, अच्छा ये देखो यहां पर गड़बड़ी हो गई है। अच्छा इसको मैं कांस्टेंट को हटा ही दे रहा हूं, कांस्टेंट हटा दे रहा हूं, केवल KBT ही ले रहा हूं, केवल KBT। अब सही हो गया, अब सही हो गया, कांस्टेंट हटा के ले लो आप, कांस्टेंट हटा के ले रहे हैं। तो आप देखिए KBT और KBT, PB और यहां पर PB, देखिए P की जगह पर क्या गया। तो जैसे ही आप कंपैरिजन करवाते हैं ना, आपको क्या मिल जाता है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, या डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। यही होता है कि किसी भी कंटेनर में बेटा चाहे जितना भी गैस भर दें, कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हम गैस भर दिए, ये कोई गैस भर दिया ऐसे, मान लो ये ब्लैक वाला कोई गैस है, गैस नंबर फर्स्ट, ये ब्लू वाला है जो कि गैस नंबर सेकंड है, ये गैस नंबर सेकंड है। कोई और गैस है, हम उसको डॉट से लिख रहे हैं, ये डॉट से लिख रहे हैं, और कलर है ही नहीं मेरे पास, तो डॉट से लिख रहे हैं। ये डॉट वाला जो है समझ लो गैस नंबर 3 है ये। अब मैं फिर से डॉट बना रहा हूं, लेकिन वो कलर ब्लू वाला है, ये गैस नंबर 4 है मान लो। कह रहा है डाल्टन साहब कह रहे हैं ना कि अगर ये सारे गैस एक किसी मिक्सचर में किसी एक कंटेनर में भर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट गैस हैं, तो ये डॉट ब्लैक और ये सर्कल ब्लैक और ये सर्कल ब्लू, डॉट ब्लू, जितने भी गैस हैं, ये गैस अपना अलग अलग प्रेशर लगाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि अलग अलग प्रेशर लगाएंगे। P1 क्या क्या लगाएंगे, मान लो कि इसने जो लगाया है वो क्या है P1, और ये वाला जो लगाया है ये P2, और इसने जो लगाया है वो क्या है P3, इसने जो लगाया है वो क्या है P4। तो ये जो अलग अलग प्रेशर लगा रहे हैं, इनका जो अलग अलग प्रेशर है वो नेट प्रेशर के इस तरीके से बराबर होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस
P4 के बराबर होगा, कुछ इस तरीके से। इसी को कहा डाल्टन पार्शियल लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो इस लेक्चर में हमने 7 टॉपिक कवर किया है और सम डिडक्शन फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर, और जो P इक्वल टू 1/3 mn बाई v स्क्वायर बार जो इक्वेशन है उससे हमने एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हाउ टू प्रूव ऑफ द दिस लॉज एंड फार्मूला। तो P इक्वल टू 1/3 mn बाई v बार स्क्वायर, इससे हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। सेकंड में बायल्स लॉ किया, और मैं आपको बताते चलता हूं कि क्या क्या उसमें हमने कंक्लूजन किया था, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो गया है तो एक बार उसका क्विक रिवीजन करवाते ही चलते हैं, तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेक्चर में बेसिकली हमने क्या क्या सीखा। पहला हमने क्या देखा, फर्स्ट वाला देखा हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये देखा हमने। इसमें हमने क्या देखा, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। इसमें हमने क्या देखा, हमने इसमें यह देखा कि हाफ mv स्क्वायर बार इक्वल टू 3/2 kBT हो गया था, और यह भी देखा कि ये ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, और इन टी के जीरो होते ये एनर्जी भी जीरो हो जा रही थी, मतलब मोशन सीज हो रहा था गैस मॉलिक्यूल का। और जबकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बोला गया कि गैस मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में ही रहते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। दूसरा आपने क्या देखा कि बायल्स लॉ, दूसरा आपने क्या देखा, बायल्स लॉ। बायल्स लॉ में आपने क्या देखा कि यही लेकर चले थे, और टेम्परेचर को जैसे ही कांस्टेंट किया, टेम्परेचर को जैसे ही कांस्टेंट किया, आपने देखा कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या आपने देखा कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मिल गया, मतलब दिस गिव्स बायल्स लॉ भी देखा आपने। तीसरा आपने क्या देखा, तीसरा आपने चार्ल्स लॉ देखा। चार्ल्स लॉ क्या देखा आपने, चार्ल्स लॉ में आपने ये देखा कि आपका जो वॉल्यूम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था टेम्परेचर के, लेकिन कब हुआ था, जब प्रेशर को क्या करना पड़ा, हमको कांस्टेंट करना पड़ा। चौथा आपने क्या देखा, चौथा आपने देखा गैस लॉ। क्या देखा, गैस इक्वेशन देखा आपने। गैस इक्वेशन में आपने देखा कि इसी से हम चले थे, और पीवी इक्वल टू केबीटी ये प्रूव हो गया था, पीवी इक्वल टू आर टी प्रूव हो गया था। क्या प्रूव हो गया था, आर टी, और 1 मोल ग्राम के लिए, 1 ग्राम मोल के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था, 1 ग्राम मोल के लिए हुआ था बेटा, ठीक है, ये देखा था आपने। और जो आपने फिफ्थ वाला देखा, फिफ्थ था आपका आवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्या देखा आपने फिफ्थ में, आवोगैड्रो हाइपोथेसिस, आवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इसमें क्या देखा आपने आवोगैड्रो हाइपोथेसिस में, कि अगर हम फिजिकल कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर को सेम किए किसी 2 कंटेनर का, ठीक है बेटा, तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट किया, और जब हमने देखा कि उनका वॉल्यूम भी हमने कांस्टेंट किया, वॉल्यूम भी, प्रेशर और टेम्परेचर सेम किया और वॉल्यूम, तो अंडर द सम सर्टेन कंडीशन, तो हमने ये देखा कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे, जब उनको मिक्स किया तो वो कुछ इस तरीके से हो गए मिक्स, सॉरी, वो उनका जो अलग अलग जो कंटेनर था, उस कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो था वो क्या हो गया, सेम हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, सेम हो गया। ये आवोगैड्रो हाइपोथेसिस था। और जो हमने 6 वाला देखा, 6 क्या था, वो था ग्राहम लॉ ऑफ, ग्राहम, उसका पूरा नाम क्या था, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यही था, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन था, डिफ्यूजन। इसमें हमने क्या देखा कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी वो आ गया था 3p/ρ के, या आप 2 गैस लिए थे और 2 अलग अलग गैसों का रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जब रेशियो देखे थे
तो उनका जो डेंसिटी थी उस डेंसिटी के इस तरीके से रेशियो रिलेशन में था, उनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और 7 वाला आपने क्या देखा, 7 में क्या देखा आपने, जो 7 था वो क्या था, 7 का नाम था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या नाम था, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपने देखा पार्शियल प्रेशर। इसमें आपने देखा कि कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में P1 गैस, P1 प्रेशर वाली गैस है, इसमें P2 प्रेशर वाली गैस है, इसमें P3 प्रेशर वाली गैस है, इसमें P4 प्रेशर वाली गैस है। इन सबको किसी एक कंटेनर में डाल दिया गया, इन सबको किसी एक कंटेनर में डाल दिया गया, तो इनका जो नेट प्रेशर होगा, इस कंटेनर का जो नेट प्रेशर होगा, वो नेट प्रेशर इनके अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा, इनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा ये। लेकिन कंडीशन क्या था इसमें कि इनका वॉल्यूम और टेम्परेचर इसका कांस्टेंट था, इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर उस कंटेनर का कांस्टेंट था। तो ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम और पूरा ये 6-7 कंडीशन हमने इसमें सम डिडक्शन फ्रॉम द प्रेशर एक्सपेंशन फॉर द प्रेशर, ये हमने कैलकुलेट किया। इस वाले एक्सपेंशन से हमने इन सब को प्रूव करके दिखाया कि लास्ट में ये सब प्रूव होते हैं इसी से। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा या पसंद आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या फीडबैक है इस लेक्चर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।